देखिए आपका SC/ST एक्ट के तहत यानी कि SC/ST एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को निष्कासन के बारे में बताया जा रहा था। फिर एक बार उसको समझ लिया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। इसमें आप लोगों को बताया ये जा रहा था कि अगर किसी व्यक्ति से इस बात की संभावना है कि वह SC या ST के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है, तो विशेष न्यायालय आपका उसे उस क्षेत्र से निष्कासित करने का लिखित आदेश दे सकता है। ऐसे लिखित आदेश के तहत जो निष्कासन होगा वह अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए हो सकेगा और आपका जब ये निष्कासन का आदेश दिया जाता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन का आदेश दिया जाता है वह व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति 1 मास के अंदर यानी कि निष्कासन के आदेश के 1 माह के अंदर विशेष न्यायालय में आवेदन देकर और इसको चुनौती दे सकता है। तत्पश्चात विशेष न्यायालय चाहे तो अपने आदेश को रद्द कर सकता है या उसमें मॉडिफाई या रूपांतरित कर सकता है। ये प्रावधान आपका पिछले लेक्चर में सेक्शन आपका 10 में पढ़ाया गया था। ये पूरा हो गया था सेक्शन 10। अब आइए SC/ST एक्ट का सेक्शन 11 देखा जाए। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। पहले कंसेप्ट बना लिया जाए। सेक्शन 10 के तहत निष्कासन का आदेश विशेष न्यायालय ने दिया और जिस व्यक्ति को जितने समय के अंदर उस क्षेत्र से हटने का आदेश दिया गया था वह व्यक्ति उतने समय के अंदर यदि उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाता या बाहर तो जाता है लेकिन आपका जितना समय के लिए निष्कासित किया गया था उस समय के पहले ही यानी कि उस समय के बीतने के पूर्व ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है यानी कि वापस आ जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो प्रक्रिया यह अपनाई जाएगी कि बल का प्रयोग करके उसे उस क्षेत्र से बाहर भेजा जाएगा और आपका वह दंड का भागी भी होगा सेक्शन 13 के तहत यानी कि 13 के तहत। तो देखिए आपका 11 पहले देखा जाए बैरेक्ट। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन जिस क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है निर्देश किए गए रूप से हटने में असफल रहता है यानी कि जिस रूप में निर्देश किया गया है उस रूप में उस एरिया से बाहर जाने में असफल रहता है यानी कि बाहर ही नहीं जाता। दूसरा, इस प्रकार हट तो गया लेकिन हटने के पश्चात विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र से बाहर तो चला गया था या बाहर उसे भेज दिया गया था बल का प्रयोग करके लेकिन जितने समय के लिए बाहर भेजा गया था अभी समय बचा था और वह उस क्षेत्र में वापस आ जाता है। तो ऐसी दशा में विशेष न्यायालय को क्या अधिकार होगा? तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे
पुलिस अभिरक्षा में हटा सकेगा। यानी कि स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा और पुलिस से उसको क्या किया जाएगा, उस एरिया से हटवाया जाएगा। क्लाज 2 देखिए, विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का से निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना बंध पत्र निष्पादित करे। इसको अपनी भाषा में लिखना है। मेंस में लिखते समय देखिए अपनी भाषा में कैसे आपका विशेष न्यायालय आपका आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में आने की अनुज्ञा दे सकता है, लेकिन शर्तों पर दे सकता है और ऐसी शर्तों का उल्लंघन अक्षम्य है, क्षम्य नहीं है। और ऐसी अनुज्ञा आपका या तो प्रतिभू रहित या प्रतिभू सहित दिया जा सकता है, यानी कि इसके लिए गारंटर की भी मांग की जा सकती है। देखिए आपका अनुज्ञा कब दी जाती है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई शादी हो या उसकी पुत्री की शादी हो, पुत्र की शादी हो या किसी की डेथ हो गई हो, तब न्यायालय अनुज्ञा देते हैं कि जाकर इस समारोह में शामिल होइए, इतने दिन के लिए आपको इस एरिया में आने की क्या दी जा रही है, अनुज्ञा। तीसरा क्लास देखिए, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को रिवोक कर सकेगा, प्रतिसंहृत कर सकेगा, रद्द कर सकेगा जो अस्थायी अनुज्ञा दी गई है। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उसी क्षेत्र में वापस आता है जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर, अवसान मने उस समय की समाप्ति पर, या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनावासित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा। यानी कि इसको अपनी भाषा में ही लिखना है कि जितने समय के लिए उसे परमिशन दिया गया था उतने समय के पश्चात या यदि परमिशन को बीच में रद्द कर दिया गया तो रद्द करने के पश्चात फिर वह उस क्षेत्र से कहाँ चला जाएगा, कहाँ हट जाएगा, बाहर। बस एक लाइन दो लाइन लिखना अपनी भाषा में। पांचवा क्लास देखिए, यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। यानी कि जब अनुज्ञा समाप्त हो गई तो ऐसी दशा में उसका कर्तव्य है कि वह उस क्षेत्र से बाहर चला जाए। यदि वह उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाता तो ऐसी दशा में से आपका से उसे आप जब
विशेष न्यायालय गिरफ्तार करके बाहर भेजवा सकता है। ये आपका सेक्शन 11 में दिया गया है। आइए सेक्शन 12 देखा जाए। आपका सेक्शन 12 को भी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को निष्कासित किया गया है एरिया से, उस व्यक्ति के उस व्यक्ति का माप, फोटो आदि लेना, यानी कि उसकी आपका माप ली जाएगी, फोटो ली जाएगी, और जब अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसको फोटो वापस कर दी जाएगी या नष्ट कर दी जाएगी। यानी कि आपका बाहर भेजा गया तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए, फोटो वोटो इत्यादि, ताकि आसानी से पहचान में आ सके। देखिए धारा 12, ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माप और फोटो आदि लेना, तो इसमें भी 4 क्लाज हैं, लेकिन इसको भी अपनी भाषा में ही लिखना है अगर फुल क्वेश्चन आए। लेकिन चारों खंडों को हम बता रहे हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन निष्कासन का आदेश दिया गया है विशेष न्यायालय द्वारा, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपनी माप और फोटो लेने देगा, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई इत्यादि नापी जाएगी और फोटो भी लिया जाएगा। दूसरा क्लास, यदि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इनकार करता है, तो ऐसी दशा में बल का प्रयोग करके माप और फोटो उसका लिया जाएगा। यानी कि सब आवश्यक साधन अपनाकर और क्या किया जाएगा, फोटो लिया जाएगा और माप भी लिया जाएगा। तीसरा देखिए, उपधारा 2 के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध करने या इनकार करना दंडनीय होगा और ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 186 अंडरलाइन कर लेना है, किस धारा के तहत इनकार करता है या आनाकानी करता है फोटो देने से, तो आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय होगा, तो 186। अगला देखिए खंड 4, जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश रिवोक कर लिया जाता है, तो ऐसी दशा में आपका सभी माप और फोटो जिसके अंतर्गत निगेटिव भी हैं नष्ट किए कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को वापस लौटा दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, यानी कि आदेश रद्द हो गया। तो ये जो माप फोटो हैं ये क्या किया जाए, वापस किया जाए या इसे नष्ट किया जाए। धारा 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 10 की पूरक धारा धारा 13 है। 13 भी सतर्क रहना है। फिर सेक्शन 10 हम देखते हैं। विशेष न्यायालय, धारा 10 पहले देखिए। धारा 10 की पूरक धारा कौन सी धारा है, 13। तो धारा 10 में क्या है पहले देखा जाए और तब आपका 13 देखा जाए। ये एमपीएडीपीओ प्री में आ सकती है। देखिए इसमें धारा 10 में ये है कि जब विशेष न्यायालय को परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह सेटिस्फेक्शन हो जाए या यह समाधान या विश्वास हो जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एससी उसकी एरिया में ऐसा है जो एससी एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है, तो विशेष न्यायालय तड़ीपार का या उस क्षेत्र से निष्कासित करने का ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा और अधिकतम जो अवधि होगी निष्कासन की वह कितना हो सकेगी ये भी सतर्क रहना है। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकेगी, 3 ईयर, यानी कि 3 वर्ष। अगर ऐसा व्यक्ति
उस क्षेत्र से बाहर जाने में असफल रहता है, यानी कि धारा 10 के आदेश का क्या करता है, वायलेशन, तो वह एक नया अपराध करता है और वह दंड का भागी होगा। किस धारा में होगा, 13 में, और वहीं दंड देख लेना है। अब बैरक 13 देखिए, धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि दंड याद रखना है, अधिकतम कितना हो सकता है दंड, 1 वर्ष तक और जुर्माना। इस प्रकार चैप्टर 3 भी समाप्त हो गया। अब आइए अध्याय 4। अध्याय 4 से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, अध्याय 4 में स्पेशल कोर्ट की बातें की गई हैं और आपका और स्पेशल कोर्ट की बातें की गई हैं और अपील की बातें की गई हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से मेंस में, क्योंकि कम ही धाराएं हैं, 23 सेक्शन है, हम लोग 13 सेक्शन आपका पढ़ ही लिए हैं। अब इधर से 3-4 क्वेश्चन और अभी मेंस के लिए बचा है, और वह का देखा जाए। एक तो विशेष न्यायालय से आप क्या समझते हैं या अनन्य विशेष न्यायालय से, इसकी प्रक्रिया बताइए कार्यवाही की। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि SC/ST एक्ट के तहत आपका अपीलें कहाँ होंगी, कब होंगी, इस बात का उल्लेख करिए। तो या तो स्पेशल कोर्ट बन सकता है या अपील इधर से। उसके बाद जो कोई अध्याय आएगा उसमें आपका पीड़ित और साक्षी के अधिकार बन सकता है, फिर प्रतिकर बन सकता है, फिर अग्रिम जमानत पर बन सकता है, और 2019 में जो संशोधन हुआ है उस पर बन सकता है। यानी कि अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपका मेंस के लिए इधर बचा है, और 4-5 क्वेश्चन मेंस के लिए अब तक पढ़ाया गया, अभी आधा आपका बचा है। पहले इसकी भूमिका बांध दिया जाए, तब आपका अन्य बातें बताई जाए। देखिए आपका भूमिका ये है कि SC/ST के प्रति जो अत्याचार या अत्याचार के अपराध किए जा रहे हैं अध्याय 2 के तहत, तो उन अपराधों का स्पीडी ट्रायल किया जाए, यानी कि त्वरित विचारण किया जाए। यानी कि त्वरित विचारण मतलब कि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में फैसला हो। इसके लिए राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट का स्पेशल कोर्ट या अनन्य स्पेशल कोर्ट को स्थापित करती हैं, और इन कोर्टों को ही ऐसे मामलों में जांच और विचारण करने की अधिकारिता दी जाती है। तो कैसे ये लोग जांच विचारण करेंगे, न्यायालय कितने दिनों में क्या होगा, इनके फैसले के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, इत्यादि बातें इन अध्यायों में बताई जाएंगी। और SC/ST एक्ट यानी कि पीड़ित की ओर से जो अभियोजन का संचालन करेगा, प्रोसिक्यूशन का संचालन करेगा, वह आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, इसकी नियुक्ति भी की जाएगी। तो इसको भी हमें देखना है। तो आइए देखा जाए, आपका एक एक शब्द सह देखा जाए। अध्याय 4 स्पेशल कोर्ट, यानी कि अध्याय 4 विशेष न्यायालय हम देखते हैं। देखिए विशेष न्यायालय में आपका सेक्शन 14 से क्वेश्चन आ सकता है, कह करके देखिए। विशेष न्यायालय
और अनन्य विशेष न्यायालय। देखिए दोनों में अंतर है। आपका विशेष न्यायालय का मतलब ये हुआ कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट घोषित किया जाता है और कोर्ट ऑफ सेशन अन्य मामलों के साथ साथ एससी एसटी एक्ट के तहत दिए गए अपराधों का भी विचारण करता है। अब आपका 2000 आपका 15 ईस्वी में अनन्य विशेष न्यायालय का भी प्रावधान कर दिया गया। अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब ये हुआ, सतर्क रहना इंटरव्यू के लिए भी, कि ऐसा न्यायालय जो केवल और केवल कौन सा मामला देखेगा, एससी एसटी के प्रति जो अत्याचार के अपराध हैं केवल वही मामले वह देखेगा, दूसरा नहीं। यानी कि आपका दूसरा मामला वह नहीं देखेगा, दूसरे मामले की जांच विचारण नहीं करेगा। तो कौन केवल वही मामला देखेगा, अत्याचार के ही? तो सतर्क रहना है। कौन न्यायालय? अनन्य विशेष न्यायालय, केवल और केवल। और विशेष न्यायालय कौन होता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन घोषित किया जाता है। अब बेयर एक्ट की भाषा देखनी है और एक एक बातों को आपको समझना है। देखिए सीआरपीसी से पूरी तरह जोड़कर पढ़ाया जाएगा। पहला देखिए, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए। शीघ्र विचारण का मतलब ये हुआ स्पीडी ट्रायल या त्वरित विचारण। अब त्वरित विचारण का मतलब ये हुआ कि जल्दी से जल्दी मामले में फैसला सुना दिया जाए। अर्थात जब एक बार साक्षियों की परीक्षा शुरू हो जाती है तो वह परीक्षा दिन प्रतिदिन चलेगी जब तक कि कारण दिखा के न्यायालय उसे अगली डेट के लिए स्थगित न करे। यही स्पीडी ट्रायल होता है। स्पीडी ट्रायल का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 309 में है, यानी कि सीआरपीसी में भी दिया गया है। और स्पीडी ट्रायल अभियुक्त का एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। और हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पीडी ट्रायल को एक फंडामेंटल राइट माना था। देखिए अब आगे, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, यानी कि तेजी से मामले में फैसला हो, इसका उपबंध करने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, यानी कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सहमत से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका राज्य
हेलो। देखिए आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, आपका फिर एक बार हम बताते हैं कि इस कानून के तहत जो भी अपराध हैं उनका तेजी से विचारण हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से राजपत्र में अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी करके एक या एक से अधिक जिलों के लिए, यानी कि या तो एक जिले के लिए या एक से अधिक जिलों के लिए भी एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। यानी कि एक अलग से कोर्ट बनाई जाएगी। यानी कि प्रत्येक जिले में ऐसी कोर्ट बनाना आवश्यक नहीं है। पहला, या तो कई जिलों का मामला एक जिले में देखा जाएगा या प्रत्येक जिले में भी अ- अनन्य विशेष न्यायालय गठित किया जा सकता है। परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहीं से पकड़ना है आपको। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि सत्र न्यायालय को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। अब दो बातें यहाँ आपको समझ लेनी है, क्योंकि 2015 ईस्वी में संशोधन करके अनन्य विशेष न्यायालय आया है। तो दो बातें समझिए। जिस जिन जिलों में एससी एसटी के प्रति अत्याचार के मामले कम हैं, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से वहाँ के कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बना स्पेशल स्पेशल कोर्ट के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती हैं, घोषित कर सकती हैं। लेकिन ये कब? कि जिन जिलों में मामले क्या हैं, कम हैं, और जिन जिलों में अत्याचार के मामले ज़्यादा हैं, वहाँ अनन्य विशेष न्यायालय गठित किया जाएगा। या तो एक जिले के लिए एक न्यायालय या कई जिलों के लिए भी एक न्यायालय। यानी कि आपका ये सतर्क रहना है, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, फिर परंतु है। परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ तक हम सीआरपीसी में देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 193 बताती है कि कोर्ट ऑफ सेशन सामान्यतः सीधे किसी मामले का काग्निजेंस नहीं लेता। तो वह मामले का काग्निजेंस कब लेता है? जब मामला सेक्शन सीआरपीसी के 209 के तहत उसे क्या किया जाता है? सुपुर्द। लेकिन जहाँ तक एससी एसटी की बात है, मजिस्ट्रेट के पास मामला नहीं जाएगा। ये जो सीधे पुलिस रिपोर्ट भेजेगी, यह डायरेक्ट किसके पास भेजेगी? या तो कोर्ट ऑफ सेशन या यानी कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय। इसका मतलब यहाँ भी एमपीएडीपी में पूछ सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एससी एसटी के मामलों का संज्ञान लेता है, उपार्पण के बिना लेता है, उपार्पण के बाद ही लेता है, संज्ञान लेता ही नहीं। तो उपार्पण या सुपुर्दगी या कमिट करने के कमिट किए बिना लेता है। यानी कि सीधे और सीधे पहली बार ही मामला कहाँ पहुँचेगा? कोर्ट ऑफ सेशन या
यानी कि विशेष न्यायालय जो कोर्ट ऑफ सेशन है या अनन्य विशेष न्यायालय, यानी कि सीआरपीसी की धारा 193 के नियम यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो कौन नियम अप्लाई होंगे? तो आपका क्या कहेंगे, एससी एसटी एक्ट की धारा 14 काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, खंड 2, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। एक और समय आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एससी एसटी के प्रति अत्याचार के अपराधों का विचारण कोर्ट ऑफ सेशन या अनन्य विशेष न्यायालय जहाँ तक संभव हो कितने माह के अंदर पूरा कर लें, 2 माह के। वैसे जल्दी 2 माह के अंदर पूरा नहीं होता, कारण बताकर डेट पर डेट डालते रहते हैं, लेकिन यथासंभव जो शब्द लिख दिया गया है, मेरी भी राय है कि जो भी क्रिमिनल मुकदमे हैं, हर एक क्रिमिनल मुकदमे में एक समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए जो बाध्यकारी हो, ताकि जल्दी से जल्दी पीड़ितों को न्याय मिले। ये सुधार करने की सख्त भारत में आवश्यकता है आपका, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ये हमारी राय में सख्त आवश्यकता है। अगला देखिए, क्लाज 3 देखिए, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियाँ दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेगी। इसी को स्पीडी ट्रायल कहते हैं, यानी कि डेली बाय डेली ऐसे न्यायालयों में क्या होगी, कार्यवाही, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले का जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक न हो। यानी कि जब एक बार कार्यवाही शुरू हो गई तो डेली बाय डेली चलेगी, जब तक कि न्यायालय कारण दिखाकर कार्यवाही को अगले डेट के लिए स्थगित न करे। लास्ट पॉइंट देखिए, परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित हैं, तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से, यानी कि जिस दिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उस तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी कि जिस दिन पुलिस ने चार्जशीट दायर की तो आपका विचारण की समाप्ति कितने माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, तो आरोप पत्र या चार्जशीट 173(2) के तहत सीआरपीसी के तहत भेजे जाने के कितने माह के अंदर, आपका 2 मंथ। तो 2 मंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका ये याद रखना है।